दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। एक बार अपनी जीवा को पवित्र करके बोल दीजिए बाकी बिहारी लाल की जय। तो अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस कहानी को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, आपका एक शेयर शायद किसी और की लाइफ चेंज कर सकता है। अनुभव का निर्माण समय ही कर सकता है, शिक्षा तो केवल इस्तेमाल करना सिखाती है। किताबों की शिक्षा और ज्ञान का विकास करती है, मगर बड़ों की शिक्षा बुद्धि का विकास करती है। एक जैसे होते हैं शिक्षक और सड़क, खुद जहां है वहीं पर रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तोलना सारा आसमान बाकी है, तोलना सारा आसमान बाकी है। हमने शिक्षा पाई है गुरुवर के चरणों में रहकर, गलत राह पर भटके जब हम तो गुरुवर ने राह दिखाई है, गुरुवर ने राह दिखाई है। Life is received call, education is a dialed call, love is missed call, job is waiting call, but friendship is favicall। दोस्तों डिपेंड्स ऑन यू, आपको डिसाइड करना है दोस्ती आपको किताबों से करनी है या फिर किसी ऐसे दोस्त से जो केवल आपका समय खराब करे। मूर्खों से तारीफ सुनने से बुद्धिमान की डांट सुनना ज्यादा बेहतर है। तो दोस्तों मैं चलता हूँ आज की कहानी की ओर, तो बिना टाइम वेस्ट किए फोकस के साथ एक बार कानों में लगाइए लीड और स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। अध्याय नंबर 1 यानी कि लेसन नंबर 1, रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार मेरे 2 डैडी थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे, वे पीएचडी थे। उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कार्य को 2 साल में कम समय में ही कर लिया था। इसके बाद वे आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो तथा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए और यह सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे ही किया। मेरे दूसरे डैडी 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ही अपने कैरियर में सफल थे, दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की थी, दोनों ने ही काफी पैसा कमाया था, परंतु उनमें से एक पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा और दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। एक के मरने के पर उसके परिवार, चर्च और जरूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली और दूसरे ने अपने पीछे कर्जा छोड़ दिया। मेरे दोनों डैडी इरादे के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक से नहीं थी। दोनों ही शिक्षा पे बहुत जोर देते थे, परंतु उनके द्वारा सुझाए गए पढ़ाई के वजह से अलग अलग थे। अगर मेरे पास केवल एक ही डैडी होते तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता फिर या उसे ठुकरा देता। चूंकि सलाह देने वाले 2 थे, इसलिए मेरे पास 2 विरोधी भाषी विचार होते थे, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। किसी भी एक विचार को सीधे सीधे मान लेना या ना मानने के बजाय मैं उनकी सलाहों पर काफी सोचा करता था, उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसला किया करता था। समस्या यह थी कि अमीर डैडी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने कैरियर शुरू कर रहे थे, दोनों ही अपने दौलत तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों के विचार और नजरिए एकदम अलग थे। उदाहरण के तौर पे एक डैडी कहते थे पैसों का मोह ही सबसे बड़ी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे अमीर डैडी कहा करते थे पैसे की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों डैडियों की अलग अलग सलाहों से दिक्कत होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते दोनों की बातें सुनना चाहता था। परेशानी यह थी कि दोनों एक सी बातें नहीं करते थे, उनके विचारों में जमीन आसमान का फर्क था, खासकर पैसे के मामले में। मैं काफी लंबे समय तक यह सोचा करता था उनमें से किसने क्या कहा, क्यों कहा और उसका परिणाम क्या होगा। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजर जाता था। मैं खुद से बार बार इस तरह के सवाल पूछा करता था, उन्होंने ऐसा कहा तो कहा क्यों। और फिर दूसरे डैडी की कही हुई बातें के बारे में भी इसी तरह के सवाल पूछता, काश मैं ये बोल सकता, हाँ वे बिल्कुल सही हैं, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। यह कहकर सीधे उनकी बातों को ठुकरा सकता था। बुढ़े को यह नहीं पता कि वह क्या कह रहा है। चूंकि दोनों ही मुझे प्यारे थे, इसलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई और जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई।
अगर मैं एक तरीके से सोच पाता तो ये मेरे लिए इतना फायदेमंद नहीं होता। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर पे पढ़ाया जाता है। शायद इसलिए अमीर लोग और ज़्यादा अमीर हो जाते हैं और जबकि गरीब और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं और मध्य वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है? वह सिर्फ इतना ही कह सकता है, स्कूल जाओ, मेहनत से पढ़ो, हो सकता है वह बच्चा अच्छे नंबर से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले। फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता और उसके सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। और यह सब उसने तब सीखा था जब वह छोटा बच्चा था। धन का विषय स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल में शैक्षणिक और वैश्विक निपुणता पर जोर दिया जाता है, ना कि धन संबंधी निपुणता पर। इससे यह साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स और अकाउंटेंट्स के स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं वे जिंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते हैं। हमारे देश पर जो भारी कर्ज लदा हुआ है वह काफी हद तक उन उच्च शिक्षित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है जो आर्थिक नीतियां बनाते हैं। मजे की बात यह है कि वे धन के बारे में बहुत कम जानते हैं। मैं अक्सर नई सदी में आने वाली समस्या के बारे में सोचता हूँ। तब क्या होगा जब हमारे पास ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और चिकित्सीय मदद की जरूरत होगी। धन संबंधी मदद के लिए परिवारों पर या फिर सरकार पर निर्भर होंगे। क्या होगा जब मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी के पास पैसा खत्म हो जाए? किस तरह कोई देश तरक्की कर पाएगा अगर पैसे के बारे में पढ़ाई की जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर छोड़ दी जाएगी, जिनमें से ज्यादातर गरीब है या गरीब होंगे। चूंकि मेरे पास दो प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह सोचते सोचते मैंने यह भी जान लिया कि किसी व्यक्ति के विचार उसकी जिंदगी पर कितना जबरदस्त प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक डैडी को यह कहने की आदत थी कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से भी चिढ़ते थे। वे जोर देकर कहा करते थे कि मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहले वाक्य नकारात्मक है बल्कि दूसरा प्रश्नवाचक है। एक में बात खत्म हो जाती है तो दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब हम कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम ये सवाल पूछते हैं मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। और उनका यह मतलब नहीं था कि आप जिस चीज पर दिल आ जाए तो उसे खरीद ही ले। वे लगभग दीवानगी की हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे, क्योंकि उनके ख्याल से दिमागी दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। मेरा दिमाग हर रोज तेज हो जाता है क्योंकि मैं इसकी कसरत करता रहता हूँ। यह जितना तेज हो जाता है मैं इसकी मदद में उतना ही ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। उनका मानना था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। कहना दिमागी आलस की पहचान है। हालांकि दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु मैंने देखा है कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत यह थी कि वे अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे डैडी अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहते थे। इसका दीर्घकालीन परिणाम यह हुआ कि एक डैडी आर्थिक रूप से बहुत अमीर होते चले गए जबकि दूसरे डैडी लगातार कमजोर होते गए। इसे इस तरीके से समझे कि एक व्यक्ति हर रोज कसरत करने के लिए जिम जाता है जबकि दूसरा व्यक्ति अपने सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। शरीर की सही कसरत से आप ज्यादा तंदुरुस्त हो सकते हैं और दिमाग की सही कसरत से आप ज्यादा अमीर हो सकते हैं। आलस्य और स्वास्थ्य और धन दोनों का नुकसान होता है। मेरे दोनों डैडियों के विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर था। एक डैडी की सोच थी कि वे अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों को ज्यादा फायदा मिल सके, जबकि दूसरे डैडी कहते थे टैक्स उन लोगों को सजा देता है जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो उत्पादन नहीं करते। एक डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरी डैडी किसी की यह थी मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है, और दूसरे डैडी कहते थे मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बातें करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे। दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसों की बात करने के लिए मना करते थे। एक का कहना था जहां पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। दूसरे कहना था खतरों का सामना करना सीखो। एक का मानना था हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश है और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे का मानना था मेरा घर मेरा दायित्व है और अगर आपका घर आपकी नजर में सबसे बड़ा निवेश है तो आप गलत हैं। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, परंतु उनमें से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाता था जबकि दूसरा सबसे आखिर में।
एक डैडी का यह मानना था कंपनी या सरकार को आपका ध्यान रखना चाहिए और आपकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। वे हमेशा तनख्वाह में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट योजनाएं, मेडिकल लाभ, बीमारी की छुट्टी, छुट्टियों के दिन, बाकी सुविधाएं के बारे में चिंतित रहते थे। वह अपने 2 चाचाओं से बहुत प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे और 20 साल के सक्रिय जीवन के बाद उन्हें अपने रिटायरमेंट और जीवन भर के आराम का इंतजाम कर लेता है। वे मेडिकल लाभ के विचारों को पसंद करते थे। सेना द्वारा अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं की भी तारीफ करते थे। उन्हें विश्वविद्यालय का टेन्योर सिस्टम भी काफी पसंद था। कई बार नौकरी से आज जीवन मिल रही सुरक्षा और नौकरी के लाभ नौकरी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और अक्सर ये कहते हैं मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है और इसके बदले में मुझे ये लाभ मिलने चाहिए। जबकि दूसरे डैडी पूरी तरह से स्वावलंबन में विश्वास करते थे। वे सुविधा भोगी मानसिकता के विरोधी थे। वे मानते थे वे इस तरह की मानसिकता लोगों को कमजोर और आर्थिक रूप से जरूरतमंदी बनाती है। उनके दृढ़ विश्वास था कि आदमी को आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहे, दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेश करते रहे। एक डैडी ने मुझे बताया अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडाटा कैसे लिखा जाए, जबकि दूसरे डैडी ने मुझे यह सिखाया कैसे मजबूत व्यवसाय और वित्तीय योजना लिखी जाए जिससे मैं नौकरी दे सकूं। 2 प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे यह विश्लेषण करने का मौका मिला कि उनके विचारों का उनके जीवन पर कितना प्रभाव हो रहा है। मैंने पाया दरअसल लोग अपने विचारों में ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। उदाहरण के तौर पे मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे कि मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा और उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी तरफ मेरा अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वे इस तरीके से बातें करते थे मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा ही नहीं करते हैं। एक बड़े आर्थिक झटके के बाद जब वे दिवालियेपन की कगार पे थे तब भी वे खुद को अमीर आदमी कहते रहे। वे अपने समर्थन में यह कहते थे गरीब होना और पैसे ना होना फर्क होता है। पैसे पास में ना होना स्थायी होता है जबकि गरीबी स्थायी है। मेरे गरीब डैडी यह भी कहते थे मेरे पैसे में कोई रुचि नहीं है, यह पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। और अमीर डैडी हमेशा कहते थे पैसे में बहुत ताकत है। हो सकता है मेरे विचारों की ताकतों को कभी भी मापा ना जा सके या फिर उन्हें पूरी तरह से समझा ना जा सके। फिर भी बचपन में मैं ही समझ गया था कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए, अपनी अभिव्यक्ति पर भी। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबों की तरह थे। 2 डैडी होने के कारण बचपन से ही मैं इस बारे में बहुत सावधान हो चला था कि मैं किस तरह से विचारधारा अपनाऊं, मैं किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी की या अपने गरीब डैडी की। हालांकि दोनों ही शिक्षा और ज्ञान को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे कि मैं पढ़ाई में कड़ी मेहनत करूं, डिग्री लूं और पैसे कमाने के लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूं। वे चाहते थे कि मैं एक पेशेवर अधिकारी, वकील, अकाउंटेंट बन जाऊं और MBA कर लूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने का रहस्य सीख लूं, यह समझ लूं पैसा किस तरह से काम करता है और यह जान लूं अपने लिए कैसे काम में लिया जाता है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। इन शब्दों को वो बार बार दोहराया करते हैं, पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 वर्ष की उम्र में मैंने ये फैसला किया कि पैसे के बारे में मैंने अपने अमीर डैडी की बात सुनूंगा और उनसे सीखूंगा। यह फैसला करने का मतलब था अपने गरीब डैडी की बातों को ध्यान ना देना। हालांकि उनके पास कॉलेज की बहुत सारी डिग्रियां थी जो मेरे अमीर डैडी के पास नहीं थी। रोबोट कियोसाकी का फर्स्ट का सबक क्या था? रोबोट फर्स्ट में पसंदीदा कवि थे। हालांकि मुझे उनकी बहुत सारी कविता पसंद है, परंतु रोड नॉट टेकन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं शिक्षा का इस्तेमाल हर रोज करता हूँ। द रोड नॉट टेकन वह राह जिसे चुना नहीं गया। पीले जंगल में 2 राहें बढ़ती थी और अफसोस कि मुझे एक को चुनना था और मैं अकेला पाती खड़ा रहा। देर था यह देखते ही कि यह राह कहाँ तक जाती है, झुरमुटों के मुड़ने के पहले। फिर मैंने दूसरी राह चुनी, उतनी ही सुंदर और शायद बेहतर भी, क्योंकि यह घास ज्यादा थी और कम लोग गुजरे थे। हालांकि लोगों के गुजरने से यहाँ भी उतना ही नुकसान हुआ था और दोनों ही सुबह बराबर थी। पत्तियों पर काले कदम नहीं थे। मैंने पहले को अगले दिन के लिए रखा, पर यह जानते हुए किस तरह रास्ता निकलते हैं। पर मुझे शक था कि मैं कभी लौटूंगा। मैं आह भर कर यह कहूँगा,
आज से सदियों बाद शायद एक जंगल में दो राहें बढ़ती थी और मैंने कम चली हुई राह को चुना और इस बात से सारा फर्क पड़ा। रोबोट, फॉस्ट, 1916। और इस बात से सारा फर्क पड़ा। बहुत समय गुजर चुका पर अब भी अक्सर रॉबर्ट फॉस्ट की कविता पर चिंतन करता रहता हूँ। पैसे के बारे में अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह और नजरों को ना सुनना मेरे फैसला दुखद था, परंतु यह एक ऐसा फैसला था जिसने मेरी जिंदगी दिशा तय कर दी थी। एक बार मैंने फैसला कर लिया कि मुझे किसकी बात सुननी है तो उसके बाद मेरी धन संबंधी शिक्षा शुरू हो गई। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल से भी ज़्यादा समय तक सिखाया, तब तक जब तक कि मेरी उम्र 39 साल नहीं हो गई, और उसके बाद उन्होंने सिखाना बंद कर दिया। उन्होंने ये देख लिया था कि मैं वह सब समझ चुका हूँ जो वो मेरी मोटी बुद्धि में भरने की कोशिश कर रहे थे। पैसा एक तरह की ताकत है, परंतु इससे भी बड़ी ताकत वित्तीय शिक्षा। पैसा तो आता जाता रहता है, परंतु अगर आप यह जानते हैं पैसा किस तरह से काम करता है तो आप ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। आप दौलत कमाना शुरू कर सकते हैं। केवल सकारात्मक चिंतन से ही समस्या हल नहीं हो सकती, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ वे कभी यह नहीं सीख पाते कि पैसा किस तरह से काम करता है। इसलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मेरी शिक्षा जब शुरू हुई तब मैं केवल 9 साल का था। इसी कारण मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो पाठ पढ़ाए थे वे बहुत आसान थे, और सारी बातों को छोड़कर विचार किया जाए तो उन्होंने मुझे 30 सालों तक कुल 6 महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए। यह पुस्तक उन्हीं 6 पाठों के बारे में है। उतना ही आसान बनाने की कोशिश की गई है जितना कि मेरे अमीर डैडी ने मेरे लिए आसान बनाया था। यह पाठ आपके जवाब की तरह नहीं लिखे गए, बल्कि मार्गदर्शक की तरह लिखे गए। ऐसे मार्गदर्शक जो ज्यादा अमीर बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेंगे, चाहे बदलती हुई इस अनशिक्षित दुनिया में कुछ भी होता रहे। सबक 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सबक 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। सबक 3, अपने काम से काम रखो। सबक 4, टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशन की ताकत। सबक 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। सबक 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। तो दोस्तों, आने वाले कुछ समय में मैं इन सारे चैप्टर पर काम करने वाला हूँ। 6 चैप्टर के बारे में पूरी की पूरी आपको मैं कहानी सुनाने वाला हूँ, वो भी बिना कोई लाइन स्किप किए और बिना कोई पेज स्किप किए। अगर दोस्तों आप भी ये कहानी सुनना चाहते हैं और लोगों को ये कहानी पहुंचाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने उन सारे दोस्तों को बताइए कि रिच डैड पुअर डैड की कहानी स्टोरी विद जैक नॉरवे, क्योंकि हर बुक की कहानी जैक नॉरवे की जुबानी। और मैं हूं आपका दोस्त जैक नॉरवे। जी हां दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्टोरी विद जैक। तो इस कहानी से आपको क्या समझ में आता है कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट चैप्टर सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि हर बुक की कहानी जैक नॉरवे की जुबानी। और अगर आपको किसी और बुक की शुरुआत करनी है तो वो भी कमेंट में बताएं, वो भी हम बहुत जल्द शुरुआत करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पन्ने की ओर, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर की ओर।